वालेकुम, नमस्कार और आदाब। आप देख रहे हैं पसमानदा डेमोक्रेसी यूट्यूब चैनल। आज की इस विशेष चर्चा में हम महाराष्ट्र के हालिया निकाय चुनावों के राजनीतिक संकेतों, मुस्लिम प्रतिनिधित्व और पसमानदा दृष्टिकोण से उभरते सवालों पर गंभीर विमर्श करने जा रहे हैं। हाल ही में महाराष्ट्र के नगर निकाय चुनावों में एआईएमआईएम यानी ओवैसी की पार्टी ने 125 सीटें जीतकर कई पारंपरिक और स्थापित राजनीतिक दलों को पीछे छोड़ा है। यह परिणाम केवल चुनावी आंकड़ा नहीं, बल्कि मुस्लिम राजनीति और विशेषकर पसमानदा समाज के भविष्य को लेकर कई महत्वपूर्ण प्रश्न खड़े करते हैं। इस ज्वलंत सवालों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के राष्ट्रीय संयोजक जनाब तमीम अंसारी साहब। तमीम अंसारी साहब, आपका हमारे इस चैनल पे दिल से शुक्रिया। हमसे जुड़ने के लिए आज हम आपसे कुछ सीधे और गंभीर सवाल पूछना चाहेंगे। सबसे पहले तो मेरी पहली सवाल यह है कि क्या महाराष्ट्र में यह उभार एक स्थायी राजनीतिक बदलाव का संकेत है या केवल एक क्षणिक लहर है? देखिए, ये जो वहाँ सेकुलर जमातें हैं महाराष्ट्र में, उन लोगों की नाअहली का नतीजा है। उन लोगों ने जब-जब उनकी सरकारें रही हैं, उन्होंने पसमानदा समाज को नज़रअंदाज किया है। इसी वजह से वहाँ के पसमानदा जो युवा हैं, उनका रुझान एक नई पार्टी की तरफ गया है। उनका पसमानदाओं को नज़रअंदाज करना सेकुलर फोर्सेस का, वहाँ की लोकल की जो भी महाराष्ट्र की रही हैं, ये उसी का नतीजा है। अब इस दौर में, मोबाइल के इस दौर में और सोशल मीडिया के इस दौर में, आज की तारीख में कोई किसी से बात छुपी हुई नहीं है। तो इसलिए जो वहाँ युवा है, वो एक नई किरण की तलाश में अवैसी जी की तरफ को गया है, जो कि ये अच्छा संकेत किसी भी हालत में नहीं हो सकता। लेकिन ये है सब सेकुलर फोर्सेस की मेहरबानी। अगर उन लोगों ने वक़्त रहते हुए पसमानदा युवाओं को उनको आबादी के अनुपात में हिस्सेदारी दी होती, तो वो इधर-उधर को ना भटकते। जी। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि जहां ओवैसी मजबूत होते हैं, वहीं भाजपा को ध्रुवीकरण का फायदा मिलता है। क्या आपको लगता है कि यह राजनीतिक अनजाने में 80 बनाम 20 की लाइन को मजबूत करती है? देखिए, अवैसी जी आज की तारीख में 47 से पहले वाले जिन्ना बनना चाहते हैं। क्योंकि अवैसी जी संविधान के दायरे में रहते कानून की बात करते हैं। इसी तरह से उस वक़्त के मुताबिक जिन्ना भी उस वक़्त के मुताबिक जो उस वक़्त के कवानीन होते थे, उसी पे बात किया करते थे। उससे इधर-उधर वो नहीं भटकते थे। तो अवैसी जी इसमें पूरी कोशिश यही कर रहे हैं कि ये 80-20 की लड़ाई होनी चाहिए और मैं 47 से बाद का जिन्ना बन जाऊँ। अब इस तरह की बात अगर करेंगे 80-20 वाली ओवैसी जी, तो इसमें ज़ाहिर-सी बात है, अगर कहीं गड्ढा होगा, तो मिट्टी तो कहीं-कहीं ना ले जाके डालनी पड़ेगी और कहीं से मिट्टी आप उठाएँगे तो गड्ढा तो होगा। अब किसी न किसी को तो फ़ायदा हो रहा है इस बात का, तो इसलिए फ़ायदा तो होना ही होना है। अब अगर कहीं नुकसान होगा तो किसी को फ़ायदा होगा, किसी को फ़ायदा होगा तो कहीं नुकसान होगा। बस थोड़ी-सी भूल ये सबसे बड़ी भूल ये कर रहे हैं अवैसी जी कि 47 से पहले के भारत में और 47 से बाद के भारत में बहुत अंतर है। ये अपने दिमाग से इस बात को इनको निकाल देना चाहिए और ये जो इनकी सोच है, जो ये आर्ज़ी है, इसकी लाइफ़ बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है, क्योंकि लोग इनको रिजेक्ट कर देंगे। अभी वहाँ के तेलंगाना के लोकल बॉडीज़ के नतीजे आए हैं अभी, उसमें 448 सीटों के नतीजे जो आए हैं, उसमें से 1 सीट इनको तेलंगाना में मिली है, जबकि तेलंगाना इनका बेस है इनकी पार्टी का। तो जी। लोग सब समझने लगे हैं अब और इनको नज़रअंदाज करने लगे हैं। अब हमारे यहाँ अभी चूँकि ये मेहनत इनकी चली है थोड़ी बहुत, तो हमारे यहाँ भी लोग इनको रिजेक्ट कर देंगे। बहुत ज़्यादा लंबी पारी ये खेल नहीं पाएँगे मेरी। जी। महाराष्ट्र में जो इनको सीट मिली है, क्या पसमानदा समुदाय जुल्हा, धोबी, नट, कसाई, मनिहार आदि को वास्तविक प्रतिनिधित्व मिला या नेतृत्व अभी उच्च वर्गीय मुस्लिम तबकों के हाथ में है? देखिए, इनके रहते हुए पसमानदा मुसलमानों को कभी भी हिस्सेदारी नहीं मिलेगी। ये ज़हनी तौर पे उसी ज़हनियत के मालिक हैं और इनका इतिहास रहा है अवैसी जी का कि ये पसमानदाओं के घोर विरोधी रहे हैं और इसके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है।
एक तो जो इनके तेलंगाना में इनके विधायक बनते हैं, 6, 7, 8 जितने भी इनके बनते हैं, इनकी पार्टी से आज तक एक भी कोई विधायक पसमानदा नहीं बना है। दूसरी बात, 2008 में राजशेखर रेड्डी की सरकार हुआ करती थी, उनके मंत्री होते थे मोहम्मद अली शब्बीर। वो एक प्रस्ताव लेके आए थे पसमानदा मुसलमानों को 4% आरक्षण देने के लिए। तो इनके विधायकों ने, इनके भाई ने, इनके रिश्तेदारों ने जो विधायक होते हैं, उन्होंने पसमानदा मुसलमानों को मिलने वाले हक-हुकूक, हिस्सेदारी की मुखालफत की थी। जो मुखालफत 1947 के बाद अक़लियती तहफ़्फ़ुज़ कमेटी में 5 मुसलमानों ने की थी। उसमें अबुल कलाम आज़ाद, हुसैन भाई लालजी, तजम्मुल हुसैन, बेगम एजाज़ रसूल, मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान सिहारवी, उन्होंने मुखालफत की थी। वो पाँचों के पाँचों जो थे वो चंगेज़ी मुसलमान थे या विदेशी मुसलमान थे। उन्होंने मुखालफत की थी, वही मुखालफत 2008 में अवैसी जी की पार्टी ने अंदर हाउस में और हाउस के बाहर खुद असदुद्दीन अवैसी जी ने पसमानदा मुसलमानों को मिलने वाली आरक्षण की मुखालफत की थी, हिस्सेदारी की मुखालफत की थी। इसलिए अगर मज़हब के नाम पे पसमानदा इनसे कोई उम्मीद रखते हैं, तो मैं समझता हूँ कि उन पसमानदाओं को अवैसी जी की कारगुज़ारियों का, इतिहास की जानकारी उनको नहीं है। ये घोर विरोधी थे, घोर विरोधी हैं और ये किसी हालत में नहीं चाहेंगे कि 85% पसमानदा मुसलमानों की क़यादत या खड़ी हो या उनके अंदर किसी भी तरह की कोई भी जागरूकता पैदा हो। ये मज़हबी जुनून पैदा करके उनको मज़हबी नशा देना चाहते हैं, जिससे कि वो अपने हक-हुकूक, हिस्सेदारी की बात पसमानदा मुसलमान ना कर सकें। हालाँकि पसमानदा एक्टिविस्ट इसकी पूरी कोशिश कर रहे हैं, अलग-अलग संगठनों के नाम से कि पसमानदा मुसलमानों में जागरूकता आनी चाहिए। बहुत सारे चैनल इसमें कोशिश में लगे हुए हैं, पसमानदाओं को जगाने के लिए और इसमें बड़ी तादाद में जाग भी रहे हैं, ऐसा नहीं कि जाग नहीं रहे हैं। और जिस दिन ये जाग जाएँगे, तो उस दिन अवैसी जैसी लोगों की पार्टियाँ, उनको उनकी हालत बहुत ज़्यादा बुरी होने वाली है। जी। क्या आपको लगता है कि मुस्लिम राजनीति में सिर्फ़ चेहरे बदल रहे हैं, बल्कि उनका सामाजिक ढाँचा वही है? यानी जहाँ अशराफ नेतृत्व करते हैं और पसमानदा उनका समर्थन करता है। देखिए, ये जो हमारा मुल्क है, बँटवारे से पहले वाला, जिसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान भी है और भारत भी था, तो उस वक़्त की जो राजनीति हुआ करती थी अशरफिया मुसलमानों की, वही राजनीति आज भी है। उसमें किसी तरह की कोई तब्दीली नहीं आई है। 2 मुल्क इन्होंने झटक लिए और भारत के अंदर इन्होंने जिना की जो बचे हुए थे, उन्होंने नेहरू की टोपी ओढ़ ली और जिना की टोपी को उन्होंने उतार के फेंक दिया, अबुल कलाम आज़ाद की आड़ में खड़े होके। इनकी जो विचारधारा है, वो किसी भी हालत में वही है जो पहले थी और ये भारत के मूल निवासियों को, जो देशज पसमानदा जिसको हम लोग कहते हैं, उनको ये आज भी किसी भी एंगल से मुसलमान मानने के लिए तैयार नहीं है। अभी आपने सुना होगा, सहारनपुर एक जगह पड़ती है, वहाँ से एक एमपी हुआ करते हैं इमरान मसूद करके, समाजवादी पार्टी के। तो हमारे यहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक बिरादरी होती है सैफी। वो पसमानदा होते हैं और बहुत उनमें लकड़ी का काम भी करते हैं, लोहे का काम भी करते हैं। उन्होंने दोनों ने मिला के एक सैफी बिरादरी उन्होंने नाम रखा हुआ है और वो बहुत बड़ी तादाद में है। जागरूकता भी उनमें काफ़ी है। उनके लिए इमरान मसूद ने बहुत घटिया बयान दिया था। रंदा कहते हैं उसको जिससे लकड़ी छीली जाती है। उन्होंने कहा था कि बाप रंदा चलाता है, लकड़ी छीलता है और बेटा कुर्ता पजामा पहन के नेता बना घूमता है। तो इनकी जो दोहरी सोच है, इनकी जो घटिया सोच है, वो समय-समय पे जो इनके अंदर की दिल की आवाज़ है, वो ज़बान पे आती रहती है और इससे पसमानदा मुसलमानों में बहुत अच्छी जागरूकता पैदा हो रही है। अब उस इलाके के जो पसमानदा मुसलमान हैं, सहारनपुर के, उन्होंने उनको इतना मजबूर कर दिया कि उनको माफ़ी माँगनी पड़ी इमरान मसूद को, जो मौजूदा एमपी है समाजवादी पार्टी के, अखिलेश की पार्टी के। तो ज़हनियत में तो इनकी तब्दीली नहीं होने वाली है। इन लोगों को ये पता है कि हम लोग अगर मुसलमान की बात करेंगे, तो 85% पसमानदा मुसलमानों को हम अपने साथ खींच के ले आएँगे, उनके वोट हम ले लेंगे। और वो नहीं चाहते कि पसमानदा मुसलमान पढ़ लिख के आगे बढ़े या सियासी एतबार से मजबूत हो। अगर पसमानदा मुसलमान मजबूत होगा, तो उसको इनकी कारगुज़ारियों की जानकारी हो जाएगी और वो इनकी पोल खोल देगा। तो इसलिए ये अपनी बदमाशियों को छुपाने के लिए, अशराफिया अपनी बदमाशियों को छुपाने के लिए ये लोग इस्लाम की बात और मुसलमान का नशा ये देते रहते हैं पसमानदा मुसलमानों को। इनसे उम्मीद रखना पसमानदाओं को कोई बहुत समझदारी की बात नहीं है।
इतिहास इस बात का गवाह है। जी। ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के पदाधिकारी और पसमानदा चिंतक होने के नाते पसमानदा दृष्टिकोण से आपका क्या मानना है? क्या आप मानते हैं कि क्या एक अलग मुस्लिम पार्टी बनाना समाधान है या मुख्य धारा की पार्टी के भीतर सामाजिक न्याय की लड़ाई ज़्यादा प्रभावी होगी? देखिए, पसमानदा मुसलमानों को विचारधारा के हिसाब से हमें कौन पार्टी हिस्सेदारी देती है, हक हमारे हमें देती है, उसी के लिए प्रयासरत पसमानदा मुसलमानों को रहना चाहिए। पार्टी बनाने के हम लोग किसी भी हालत में हमारा संगठन ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज़ पार्टी बनाने के बारे में बिल्कुल कतई तौर पे तैयार नहीं है। हाँ, एक बात है कि हम लोग किसी को हराने-जिताने की सियासत करने के मूड में नहीं है। हमें सिर्फ ये देखना है कि कौन हमें हिस्सेदारी दे रहा है, कौन हमें देना चाहता है। जी। हालाँकि अभी तक ये होता चला आया है कि पसमानदा मुसलमान जिन लोगों को वोट देते हैं, वो पसमानदा शब्द भी अपनी ज़ुबान से बोलने के लिए तैयार नहीं होते। तो इसलिए पसमानदा जो महाज़ है और जो इसके एक्टिविस्ट हैं, जो इस पे काम करते हैं, वो सरकारों से डिमांड करते हैं, जब जहाँ जिसकी सरकार होती है, वो किस पार्टी की होगी, इस बात से पसमानदा महाज़ को कोई लेना-देना नहीं। जैसे दिल्ली में पहले हम लोग आम आदमी पार्टी से बात करते थे, उनसे डिमांड करते थे कि पसमानदा मुसलमानों को हिस्सेदारी दीजिए, नौकरियों में हिस्सेदारी दीजिए, सियासी हिस्सेदारी दीजिए, उनके कारोबार मजबूत करने के लिए उनके युवाओं को कारोबार में मजबूत कीजिए। अब वहाँ उसकी सरकार नहीं रही है, तो जो सरकार आई है, हम उससे डिमांड करेंगे। झारखंड के अंदर हम सोरेन से डिमांड करते हैं। तो हम लोगों का ये मानना है कि हमें इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, किसी को हराने-जिताने के, पसमानदा को चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। हालाँकि ये लोग यही चाहते हैं, अवैसी जैसे लोग यही चाहते हैं कि हम लोग सीधे-सीधे आमने-सामने की लड़ाई लड़ें। तो आमने-सामने की लड़ाई लड़ने का मतलब ये है कि अवैसी परिवार को इनको फ़ायदा पहुँचेगा और जो पसमानदा मुद्दे हैं हमारे, पसमानदा मुसलमानों की जो ज़रूरियात हैं, वो साइड में चली जाएँगी। जी। इस चीज़ से पसमानदा मुसलमानों को बचना चाहिए। हमारा संगठन पूरी तरह से इससे बचा हुआ है और हम लोग किसी हालत में नहीं चाहते कि हमारी अपनी कोई पार्टी हो। 1946 आपने आपने बात की थी वो तो 1946 और मुस्लिम लीग की राजनीति का उदाहरण अक्सर दिया जाता है। क्या आपको लगता जी। है कि आज का जो समय है, उससे तुलना योग्य है या यह बिल्कुल अलग सामाजिक राजनीतिक संदर्भ है? देखिए, ये लोग तो घुमा-फिरा के मुस्लिम मजलिस कह लीजिए या मुस्लिम लीग कह लीजिए 1947 से पहले वाली, इनकी विचारधारा में कहीं कोई अंतर नहीं है। उस वक़्त मोहम्मद अली जिन्ना जो कानून हुआ करता था, जिससे सरकार चलाते थे अंग्रेज़ लोग, उसके दायरे में रह के बात करते थे। उससे बाहर की बात नहीं करते थे। लोग बड़े खुश होते थे कि इनको बैरिस्टर है, बहुत अच्छी जानकारी है कानून की। उन्हीं हुँ। के नक्शे कदम पे असद ये अवैसी परिवार भी उन्हीं के नक्शे कदम पे चल के कानून की बात करके, भारतीय संविधान की बात करके और अपना उल्लू सीधा करना चाहता है। बिल्कुल वहीं ले जाना चाहते हैं जहाँ से 47 से पहले की बात शुरू होती है, ये वहीं ले जाना चाहते हैं। और इसको वहाँ ले जाने से जो पसमानदा मुसलमान हैं, भारत के मूल निवासी मुसलमान हैं, जो भारत से प्यार करते हैं, राष्ट्रवादी मुसलमान हैं, उन लोगों को बहुत बड़ा नुकसान होगा। हालाँकि 47 में भी या 47 से पहले भी जो 1946 का चुनाव हुआ था, जिसको रेफरेंडम कहते हैं, उस वक़्त की मोमिन कॉन्फ्रेंस ने उसकी मुखालफत की थी और खुल के मुखालफत की थी। 22 मार्च 1940 को लाहौर में इन्होंने मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का प्रस्ताव पास किया था, लेकिन उस वक़्त की मोमिन कॉन्फ्रेंस ने और पसमानदा जो लीडर्स थे, उन सब ने मिलके दिल्ली के अंदर इसकी मुखालफत की थी। पसमानदा मुसलमान किसी भी हालत में नहीं चाहते कि हम ऐसी कोई बात करें, ऐसी कोई सियासत करें, जिससे हमारे देश को नुकसान हो। पसमानदा मुसलमान जो भारत के मूल निवासी हैं, वो देश से बहुत प्यार करते हैं और देश में रह के अपनी ज़रूरियात, अपनी डिमांड यहाँ की सरकारों से वो करना चाहते हैं। इससे बाहर नहीं जाना चाहते। जी। ये मुस्लिम समाज के अंदर की जाति व्यवस्था और भेदभाव पर ओवैसी या अन्य मुस्लिम नेतृत्व ओवैसी की बात करें, तो क्या वह उतनी स्पष्टता से बात करते हैं जितनी बाहर पसमानदा मुसलमानों के साथ भेदभाव की जाती है? देखिए, वो तो इस चीज़ को मानेंगे ही नहीं। वो इस चीज़ को अपनी ज़बान से नहीं मानते हैं। अकेले में बैठ के तस्लीम करते हों तो करते हों, लेकिन वो इसको समस्या नहीं मानते हैं और वो दूसरी पार्टियों को भी ये बताना चाहते हैं कि हम सब मुसलमान एक हैं। लेकिन पसमानदा मुसलमानों को किसी भी तरह से वो हिस्सेदारी देना नहीं चाहते। अपने संगठन में नहीं देना चाहते।
अपनी पार्टी से जीतने वाली जगह से वो टिकट नहीं देना चाहते हैं। अगर पसमानदा मुसलमानों को वो टिकट देते भी हैं, तो ऐसी जगह से देते हैं जहां उनको पता है कि 100% यहाँ हमारा कैंडिडेट हारेगा। जी। लेकिन जहां से जीतने वाली उम्मीद होती है, जीतने की उम्मीद होती है, तो वहां से वो पसमानदा मुसलमानों को टिकट नहीं देते हैं। और अपने संगठन में, चाहे वो बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो या दिल्ली हो, उन्होंने तीनों जगह अपने प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो अशरफिया वहां बिठाए हुए हैं। किसी पसमानदा को के हाथ में पसमानदा लीडरशिप पे वो यकीन ही नहीं करते हैं। इसलिए किसी भी पसमानदा को कोई जिम्मेदारी वाला पद वो देने के लिए तैयार नहीं है, चाहे स्पोक पर्सन हो या प्रदेश अध्यक्ष हो या राष्ट्रीय स्तर पे कोई अहम पद हो, उसको अवैसी जी जिम्मेदारी नहीं देते हैं। इसलिए पसमानदा मुसलमान उनसे जब सवाल करता है कि भाई हम लोगों के लिए आपके पास क्या हिस्सेदारी है, तो वो इसको नकार देते हैं कि ये इस तरह की बात मत करो, हम सब एक हैं, एक कलमे के शरीक हैं, एक गिलास में पानी पी लेते हैं, एक प्लेट में हम लोग खाना खा लेते हैं। उनको पता है कि अगर हम इस चीज को तस्लीम कर लेंगे, तो जो पसमानदा मुसलमान है, उसके बगैर हम लोग अधूरे हैं, हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए वो इस चीज को नहीं तस्लीम करते हैं कि पसमानदा इशू नाम का भी कोई भारत के अंदर कुछ है। तो यहाँ यहाँ पसमानदा इश्यू की वजह से वो तस्लीम नहीं करते हैं कि मुसलमानों के भीतर जातिगत व्यवस्थाएँ हैं। तो मेरा एक सवाल है कि क्या अगर मुस्लिम राजनीति अशराफ बनाम पसमानदा के आंतरिक सवालों को ईमानदारी से नहीं सुलझाती, तो आने वाले 10 वर्षों में इसका देश और समाज पे क्या असर पड़ेगा? देखिए, अभी से बात शुरू हो चुकी है और पसमानदा जो इशू है, वो बहुत बड़ी तादाद में हाईलाइट हो चुका है। इसलिए आने वाला जो वक्त है, 10 साल की तो बात बहुत बड़ी हो गई। 5 साल का जो वक्त है, आने वाले 5 साल का जो टाइम है, वो पसमानदाओं का वक्त होगा। और इन लोगों को कोई जो अशरफिया मुसलमान है, इन लोगों को सियासी एतबार से कोई घास भी नहीं डालेगा। और इसका जीता जागता सबूत ये है, पिछले दिनों कांग्रेस के बहुत एक बड़े नेता हुआ करते थे, गुलाम नबी आजाद साहब। जी, उन्होंने ये बात कही थी कि हमें चुनाव में कांग्रेस हम लोगों को नहीं बुलाती है। राशिद अल्वी जी का भी बयान आया था। अब ये लोग किसी भी इन लोगों की को लोग समझ चुके हैं और इन लोगों को पसमानदा मुसलमान धीरे-धीरे करके अपना लीडर मानने के लिए तैयार नहीं है। पसमानदा मुसलमान ये समझता चला जा रहा है इस वक़्त कि ये लोग हमारा भला नहीं करेंगे। ना इन्होंने पहले भला किया है, ना आइंदा हमारा भला करेंगे। इसलिए इन लोगों को हम अपना लीडर नहीं मानते हैं। अब ये लोग भी बदमाशियाँ इन्होंने करनी शुरू कर दी है। मेरे यहाँ मुरादाबाद में एक कुंदरखी विधानसभा पड़ती है। तो वहाँ से एक विधायक हैं फ़हीम करके, उनकी अभी जाँच शुरू जी, हुई है। तो वो अपने आप को बताते हैं कि मैं स्वर्ण मुसलमान हूँ, मैं अशरफिया मुसलमान। लेकिन जब उन्हें ज़रूरत पड़ती है तो वो बैकवर्ड का पिछले दरवाजे से बैकवर्ड का सर्टिफ़िकेट बनवा लेते हैं, कि नहीं मैं भी पसमानदा हूँ। अब इन लोगों ने भी कहना शुरू कर दिया है जब ये जाते हैं किसी पसमानदाओं के गाँव में या पसमानदा मोहल्लों में, तो ये लोग कहते हैं कि नहीं हम भी पसमानदा हैं। तो इसलिए मैं ये मानता हूँ कि आने वाला वक़्त जो है, वो पसमानदा राजनीति का होगा और ईमानदारी का होगा। 85% पसमानदा मुसलमानों को जिस पार्टी ने आगे चलना है, रन करना है, उसे पसमानदा मुसलमानों को उसकी आबादी के अनुपात में हिस्सेदारी देनी पड़ेगी। पसमानदा एक्टिविस्ट इनसे सवाल करना शुरू कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी बड़ी पार्टी होती है और स्टेट में दूसरे नंबर की पार्टी है। उसके एक एमपी हैं धर्मेंद्र यादव करके आजमगढ़ से। तो वो एक जगह बैठ के ये बात कह रहे थे, करहल एक जगह है जहाँ से एमएलए बने थे खुद अखिलेश जी। तो वहाँ वो बैठ के कह रहे थे कि 2012 में अभी तक के जब से मुल्क आज़ाद हुआ है, सबसे ज़्यादा एमएलए 70 एमएलए मुसलमान बने हैं। बहुत लोग वहाँ बैठे हुए थे। मैं भी इत्तेफ़ाक से वहाँ बैठा हुआ था। तो मैंने उनसे पूछ लिया भैया ये भी बता दो कि इन 70 में पसमानदा कितने थे? तो वो इस सवाल को नकारते हैं कि पसमानदा क्या चीज़ होती है? हालाँकि जानते सब हैं ये, चाहे वो लालू का परिवार हो, चाहे अखिलेश जी का हो, या कांग्रेस का हो, या अवैसी जी का हो। ये सब लोग जानते हैं कि पसमानदा राजनीति इतने चरम पे है, लेकिन जानबूझ के पसमानदा राजनीति को ये लोग नज़रअंदाज करते हैं। तो अब हम लोगों ने इनसे सवाल करने शुरू कर दिए हैं। तो बोले मुझे नहीं पता पसमानदा कितने थे। हमने कहा हमें जानकारी है इसकी। जी। पसमानदा 9 थे और 61 अशरफिया थे। यानी कि अब लोग सवाल करना शुरू कर दिए हैं कि 85% के 9 एमएलए, 15% के 61 एमएलए। तो इसलिए आने वाला वक़्त जो है
वो पसमानदाओं का होगा, ऐसा हम लोगों को। पसमानदा मुस्लिम ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के राष्ट्रीय संयोजक होने के रूप में आप किस तरह की राजनीति को बेहतर राजनीति मानते हैं? स्वतंत्र पहचान वाला, सामाजिक आंदोलन या गठबंधन की राजनीति? देखिए, सामाजिक तो हम लोगों को आंदोलन हम लोगों को चलाना पड़ेगा, सामाजिक संगठन तो हम लोगों को इसलिए चलाना पड़ेगा कि हमारा समाज बहुत दबा-कुचला समाज है। इसलिए पसमानदा समाज को सबसे पहले तो जगाना ही बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हमें पहचान करनी होगी कि कौन हमारा अपना है और कौन हमारा मुखालिफ है। इसको बताने में ये हम सामाजिक संगठन के ज़रिए ही हम लोग बता सकते हैं, इसी में हमारी पूरी ऊर्जा लगी हुई है। और इसमें हम काफ़ी हद तक कामयाब भी हैं। राजनीति गठबंधन की हो या बिना गठबंधन की हो, हालाँकि मैं नहीं मानता कि बिना गठबंधन की कोई राजनीति का सिलसिला चला है। जो पहले सरकार थी 2004 से 2014 तक वो भी गठबंधन की थी और जी, 14 के बाद से अब तक ये भी गठबंधन की सरकार है। तो ये सिलसिला गठबंधन वाला चलता रहेगा, लेकिन हम लोगों को अपने समाज को जगाना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग सिर्फ़ सरकारों से बात करके और अपने लोगों को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे लोग जिस दिन जाग जाएँगे, तो अपनी हिस्सेदारी अपने आप ले लेंगे। हम लोगों का ये मानना है। जी। और मेरा ये अंतिम सवाल है, क्या आपको लगता है कि मुसलमानों की राजनीतिक की दिशा बदल रही है या यह सिर्फ मीडिया द्वारा बनाई गई एक छवि है? देखिए, मुसलमानों की तो राजनीति थी आज तक। भई कई सौ साल तक इनकी सियासत चली है, कई सौ साल तक इनकी हुकूमतें रही हैं, सल्तनतें रही हैं, हुक्मरां रहे हैं, शहंशाह रहे हैं, बादशाह रहे हैं, नवाब राजा रहे हैं। भारत के अंदर 563 रियासतें थी, उसमें 100 से ज़्यादा रियासतें मुसलमानों की थी। उसमें एक भी रियासत भारत के मूल निवासी पसमानदा मुसलमानों की नहीं थी। सब ये अगड़े मुसलमान जो होते थे, या तो वो विदेशी मुसलमान थे, या फिर विदेशी मुसलमानों के जो रिश्तेदार बने थे यहाँ, उन लोगों का हुआ करता था। दबदबा तो उनका था, जमींदार, जागीरदार, नवाब, राजा सब यही लोग हुआ करते थे। इसीलिए इनके पास पैसा भी था, एजुकेशन भी थी, सियासत भी थी, सब कुछ इन्हीं के पास था। जो भारत के मूल निवासी मुसलमान हैं, देश पसमानदा मुसलमान हैं, इनके पास तो कुछ भी नहीं था, इनको तो पढ़ने तक का अधिकार नहीं था। अभी ऐसे-ऐसे लेटर्स पुराने निकल के आ रहे हैं, जिसपे पढ़ने तक की पाबंदी हम लोगों को हुआ करती थी। पुराने लेटर्स निकल-निकल के आ रहे हैं। तो इसलिए राजनीति जो पहले चलती चली आई है, या अभी तक भी जो राजनीति चलती रही थी, पिछले 15-20 सालों तक भी, उसमें भी इन्हीं लोगों का दबदबा था। हमारे जो पसमानदा लीडरशिप है, वो ना के बराबर थी। जैसा कि हम लोगों ने पिछले दिनों जानकारी की थी, एक 14वीं लोकसभा तक या 16वीं लोकसभा तक के अभी तक कितने एमपी बने हैं, उसमें कितने मुसलमान थे, उसमें कितने पसमानदा थे। तो उसमें निकल के आया था कि 7,000 उसमें एमपी थे, बने थे, और उसमें 400 मुसलमान थे, 400 के अंदर 60 पसमानदा मुसलमान थे। या कितने अभी तक कैबिनेट मंत्री बने हैं मुसलमान, तो 24 कैबिनेट मंत्री बने थे, उसमें से एक ज़ियाउर रहमान अंसारी साहब पसमानदा कैबिनेट मंत्री बने थे सेंटर के अंदर। तो ये दौर तो इनका था, लेकिन अब आने वाला दौर जो है वो इनका नहीं है। सोशल मीडिया इनको पूरी तरह से नंगा कर देगा, और इसी सिलसिले में अभी 8 फरवरी को लखनऊ में पसमानदा मुस्लिम महाज ने अपने पसमानदा आलिमों को बुलाकर लखनऊ के प्रेस क्लब में, और सबके मशवरे से पसमानदा उलमा बोर्ड का गठन किया है। जी, उसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि जो मुस्लिम तंजीमें अभी तक काम कर रही थी, जिनको सामाजिक संगठन भी आप कह सकते हैं, जमीयतुल उलमा हिंद है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, मिल्ली काउंसिल है, जमीयतुल उलमा हिंद है, तो इसके अंदर पसमानदा मुसलमानों को कोई जगह नहीं दी जाती है। इसलिए मजबूर होके पसमानदा संगठन, पसमानदा महाज ने पसमानदा आलिमों को बुला के उनसे मशवरा करके, और एक बोर्ड का वहां गठन किया गया है, पसमानदा उलमा बोर्ड के नाम से, और उसके अध्यक्ष झारखंड के बनाए गए हैं ओबैदुल्ला कासमी। उबैदुल्ला साहब को, जो बहुत अच्छे और काबिल तरीन शख्स हैं। उनकी बात लोगों ने बहुत वहां लखनऊ के अंदर पसंद की, और उन्होंने अल्लाह के रसूल की जिंदगी पे पूरी बात की। तो इसलिए आने वाला वक्त जो है वो इन का नहीं होगा।
आने वाला वक़्त जो होगा, वो अशरफियों का नहीं होगा। आने वाला वक़्त जो होगा, वो पसमानदा मुसलमानों का होगा। जी। आपने अभी ऑल इंडिया पसमानदा उलेमा बोर्ड की बात की, तो अगली वीडियो में हम आपसे मिलेंगे इस मुद्दे पर, तो थोड़ा विस्तार से चर्चा करना चाहेंगे क्योंकि हमारे दर्शक ऑल इंडिया पसमानदा उलेमा बोर्ड के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहते हैं। तो आज का जो ये प्रोग्राम था, तो यहीं समाप्त करते हैं। तो तमीम साहब, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने गंभीरता और स्पष्टता के साथ अपने विचार रखे। आज की चर्चा यह स्पष्ट है कि सवाल केवल चुनावी जीत-हार का नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय, प्रतिनिधित्व और इस राजनीतिक दिशा का है। दर्शकों से अपील है कि वे इस इंटरव्यू को सकारात्मक और लोकतांत्रिक दृष्टि से देखें, अपनी राय साझा करें और सामाजिक न्याय आधारित राजनीति को आगे बढ़ाने में रचनात्मक भूमिका निभाएँ। इसी के साथ हम आपसे अनुमति चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम, नमस्कार और आदाब। शुक्रिया।